विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम उपयोगिता के अंतर्गत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन कर चुके हैं और ये भी अध्ययन कर चुके हैं कि कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से निकाली जाती है, दोनों का क्या अर्थ है। अब उसके पश्चात हम आते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर। गॉसन एवं बेंथम जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों के लेखों में इस नियम की चर्चा की गई थी, लेकिन ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टैनले जेवंस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण संबंधी विषय पर इस नियम के प्रभाव का उल्लेख किया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ खरीदता है, वैसे ही वैसे उस वस्तु से प्राप्त उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। दैनिक जीवन में हम लोग रोजाना ये अनुभव करते हैं कि यदि किसी वस्तु की इकाइयाँ हमारे पास बढ़ती जाती है तो उस वस्तु की बाद की आने वाली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। दैनिक जीवन के इसी अनुभव के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, तो अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, शर्ट है ना, और शर्ट की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उससे जो हमें अतिरिक्त लाभ जो प्राप्त होता है, जैसे मेरे पास 2 शर्ट है, फिर 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, इस प्रकार से अगर शर्ट की मात्रा बढ़ती जाती है लेकिन पैंटों की मात्रा स्थिर रहेगी, तो पैंटों अन्य बातों के समान रहने पर, यानी पैंटों की मात्रा स्थिर रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती चली जाएगी, यानी उसकी जो उपयोगिता है प्रत्येक अतिरिक्त शर्ट की वो मेरे पास घटती चली जाएगी। क्योंकि पहले मेरे पास 2 शर्ट थे, अब मेरे पास 6 शर्ट है, तो अगला जो शर्ट मेरे पास आएगा उसकी उपयोगिता मेरे लिए कम होगी। इसी प्रकार से प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है कि अन्य सभी वस्तुओं के उपयोग को यथा स्थिर रखते हुए जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अनिवार्य रूप से घटती चली जाती है। हमने जब उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पढ़ा था तब उसमें भी देखा था कि अंत में सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। इस नियम के अनुसार वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, लेकिन वस्तु की मात्रा का अनुपाती नहीं होती है ना, वो अनुपात में नहीं होती है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु के स्टॉक पर निर्भर करती है। जितना वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाई से उपलब्ध होने वाली उपयोगिता कम होगी। तो औपचारिक रूप से इस नियम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी समय विशेष पर जैसे ही किसी व्यक्ति की वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है, वैसे ही उस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो सीमांत उपयोगिता के ह्रास की दर के बारे में कुछ नहीं कहता है ना। सीमांत उपयोगिता में ह्रास तेजी से होता है अथवा धीरे धीरे होता है अथवा परिवर्तनशील या समान दर पर होता है, इस विषय में नियम कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है। ये अलग अलग वस्तुओं पर निर्भर करता है। किसी वस्तु में तो हो सकता है तेजी से ह्रास हो, किसी वस्तु में धीरे धीरे ह्रास हो। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी ह्रास की दर क्या होगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो है एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि जब उपभोक्ता के पास वस्तु का थोड़ा सा ही स्टॉक होता है तब वह उसे उसके अत्यंत आवश्यक उपयोग में ही लगाता है। जैसे जैसे वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह उसे कम महत्वपूर्ण उपयोगिताओं में लगाता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये जो रेखा चित्र है आपके सामने, इसमें स्थान चित्र में वस्तु की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता को आयत के क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। सभी इकाइयों में जो आयत है उसके आधार बराबर है, बेस सबका बराबर है। जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, यानी 1 से 2 इजिकल टू 2 से 3 इजिकल टू 3 से 4 इजिकल टू 4 से 5, यानी इनका आधार सबका समान है। प्रथम जो क्षेत्र है, आयत क्षेत्र है, जो 1 पर है, 0 से 1 के बीच में है, इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका कारण यह है कि जब प्रथम इकाई की उपयोगिता अधिकतम होती है,
लेकिन नियम की क्रियाशीलता के अनुसार प्रत्येक उत्तरोत्तर आयत का क्षेत्र घटता ही चला जाता है। आगे हम देखेंगे 2 नंबर तो आयत का क्षेत्र घट गया, 3 नंबर पर फिर घट गया, 4 नंबर पर और घट गया और 5 नंबर पर सबसे कम हो गया। यदि आयतों के आधार को स्नेह स्नेह संकीर्ण बनाया जाए तो प्रत्येक आयत एक सीधी रेखा का रूप धारण कर लेगा। प्रत्येक सीधी रेखा तत्संबंधित इकाई की सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करेगी। यदि हम इन सभी सीधी रेखाओं के ऊपरी सिरों को जोड़ने हेतु एक रेखा खींचे तो सीमांत उपयोगिता रेखा कहलाएगी, जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो आयत है, इस आयत के ये जो बिंदु है, अगर इन बिंदुओं को हम मिलाने वाली रेखा खींच लेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो है सीमांत उपयोगिता वक्र या सीमांत उपयोगिता रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये जो वक्र है दाईं और नीचे की तरफ झुकता है, जिसका कारण यह है कि उपयुक्त वस्तु की मात्रा में हुई प्रत्येक वृद्धि से सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में कि MU है या जो मार्जिनल यूटिलिटी रेखा है, जो M बिंदु के बाद अनुपयोगिता की स्थिति को दर्शाती है, यानी नीचे जैसे जैसे हम आते जाएंगे ये घटती चली जाएगी। अब इस नियम की मान्यताएं क्या है? मार्शल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में अन्य बातें समान रहने पर वाक्यांश का प्रयोग किया है, जैसा कि हमने देखा था। तो इसका ये अर्थ यह है कि इस नियम की भी कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं जिसके अंतर्गत ये नियम लागू होता है, अन्यथा ये नियम लागू नहीं हो सकता। जिसमें सबसे पहली है कि समरूप इकाइयाँ, यानी वस्तु की जो सभी इकाइयाँ होगी, चाहे हम पहली इकाई लें, दूसरी लें, तीसरी लें, वो गुण और मात्रा में समान होगी, सभी समरूप होंगी। फिर है कि जो उपभोक्ता की उपभोग प्रक्रिया के दौरान है, उसकी रुचि, उसका आदत, उसकी फैशन, उसका स्वभाव सभी अपरिवर्तनीय रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर रुचि बदल जाएगी तो उसकी उपयोगिता भी बदल जाती है। इसी प्रकार से फैशन बदल जाता है तो वस्तु की उपयोगिता भी बदल जाती है, इसलिए इनको स्थिर माना जाएगा। उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहेगी, क्योंकि मांग के नियम में हम देख चुके हैं कि मांग को प्रभावित कौन करती है? आय। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका अधिमान भी बदल जाएगा और वस्तु की उपयोगिताएं भी उसके लिए बदल सकती है, इसलिए आय को भी स्थिर माना जाता है। और वस्तु की इकाइयों का जो उपभोग है निरंतर होना चाहिए, तो इसमें हम निरंतर उपभोग को मानेंगे। जैसे अगर हम खाने की बात करेंगे तो व्यक्ति खाने पर बैठ गया है तो पहली चपाती, दूसरी चपाती, तीसरी चपाती, इस प्रकार से निरंतर वो उपभोग करता रहेगा। तो उसे जो पहली चपाती से उपयोगिता मिलेगी उसकी तुलना में द्वितीय चपाती से कम मिलेगी, तृतीय से कम मिलेगी, और अंत में मान लीजिए 6 चपाती से उसका पेट भर जाता है तो छठी चपाती से सबसे कम उपयोगिता मिलेगी। तो वस्तु का निरंतर उपयोग होना चाहिए। फिर है कि जो वस्तु है उसकी कीमत अपरिवर्तित रहनी चाहिए, वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, और अन्य वस्तुओं की कीमतें भी अपरिवर्तित बनी रहे। जैसे स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य भी समान रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम चाय की बात कर रहे हैं और कॉफ़ी की कीमत घट जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उपभोक्ता कॉफ़ी की तरफ चला जाएगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर बनी रहेंगी या अपरिवर्तित बनी रहेगी। फिर है उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। उसको उस वस्तु के प्रति जो मानसिक स्थिति नियम के प्रारंभ होने के समय थी वही अंत तक रहनी चाहिए। और फिर उपभोग उपयुक्त इकाइयों में होना चाहिए। जब हम वस्तु के उपभोग की बात करेंगे तो उपयुक्त इकाई की बात करेंगे। जब हम चपाती की बात करेंगे तो एक एक चपाती की बात करेंगे। जब हम पानी पीने की बात करेंगे तो एक एक गिलास की बात करेंगे, एक एक बूंद पानी पिलाने की बात नहीं करेंगे। तो जो उपभोग की इकाइयाँ हैं वो उपयुक्त होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर इस नियम का महत्व। ये जो नियम है ये अर्थशास्त्र के आधारभूत नियमों में से एक माना जाता है, ये सार्वभौमिक नियम भी माना जाता है। तो वास्तव में उपभोग के विभिन्न नियमों का ये जो सिद्धांत है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो नींव है। जैसे उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम मांग का नियम है ना, इसी पर आधारित है। मांग के नियम के अनुसार ऊंची कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ खरीदी जाती है उपभोक्ता के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अब वह वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को पहले की अपेक्षा कम महत्व देता है। अतः अब यदि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को कम कीमत पर ही खरीदने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार से मांग के नियम की जो जड़ है वो उपयोगिता ह्रास नियम से ही निकली हुई है। इसके पश्चात जैसे हम बात करेंगे कि उपभोक्ता की बचत, आगे हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत का जो नियम है या सिद्धांत है वो उसका आधार भी ये है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत में हम ऐसा मानते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार है और वास्तव में वो कीमत देता है, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत होता है। तो ये नियम भी इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है।
फिर हम आगे पढ़ेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का ये आधार है, क्योंकि मार्शल और अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपयोग नहीं करता है, वो अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है। तो उसके संबंध में फिर हम आगे चलकर पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम। जब एक उपभोक्ता एक से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करेगा तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किस प्रकार से वो अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है फिर आधुनिक कर प्रणाली का ये आधार है ना, कि हम जो है प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाते हैं कि जिस व्यक्ति की आय ज़्यादा है उस पर कर की मात्रा ज़्यादा लगे और जिस व्यक्ति की आय कम है उस पर कर की मात्रा कम लगे। इसके पीछे भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा की ज़्यादा मात्रा है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है और इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। इसलिए जो आधुनिक कर प्रणाली है या प्रगतिशील कर प्रणाली है उसका आधार भी ये नियम है। फिर विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य की स्पष्टता। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज क्या है, वस्तुओं को किस प्रकार से हम एक्सचेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके मूल्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो क्रियाशील क्यों होता है, इसकी क्रियाशीलता के क्या कारण हैं। तो इस नियम की क्रियाशीलता के दो प्रमुख कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि वस्तुओं की अपूर्ण स्थानापन्नता, अथवा हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। इसका पहला कारण तो ये है कि वस्तुएं एक दूसरे की जो है पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो पाती है। यदि एक वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील ही नहीं होता। जैसे यदि रोटी तथा मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, उनका उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही होता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब वह इन दोनों वस्तुओं का उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही करता है। यदि हम रोटी की स्थिर मात्रा के साथ साथ मक्खन की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं तो शीघ्र ही वह उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां बढ़ी हुई मक्खन की मात्रा को लगाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोटी नहीं बचेगी। तो मक्खन की उत्तरोत्तर वृद्धि से उपभोक्ता की कुल संतुष्टि उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसलिए क्रियाशील हो जाएगा। यदि रोटी एवं मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होते तो ये नियम क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि रोटी की कमी को मक्खन की वृद्धि करके पूरा किया जा सकता। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दुनिया में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। भले ही हम चाय और कॉफी को स्थानापन्न मानते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, अपूर्ण स्थानापन्न है। कुछ सीमा तक ही उनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है फिर कि विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसकी क्रियाशीलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट तो नहीं कर सकते, परंतु किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नमक की आवश्यकता को जो है अधिकाधिक मात्राओं का उपभोग करके संतुष्ट किया जा सकता है। नमक के उपभोग में तृप्यता का बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, वह बिंदु होता है जहाँ पर नमक का और अधिक उपयोग करने पर भी कुल उपयोगिता नहीं बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो यदि वह नमक के उपभोग में कमी कर देता है तो उसकी कुल उत्पादकता बढ़ जाएगी और सीमांत उपयोगिता धनात्मक या पॉजिटिव हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि जिस स्तर पर नमक की सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है और जिस स्तर पर वह शून्य है, इन दोनों स्तरों के बीच की सीमांत उपयोगिता निश्चय ही घट रही होगी। यदि कोई एक विशिष्ट आवश्यकता तृप्त न होती तो भी ये नियम क्रियाशील नहीं होता। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और ये नियम क्यों क्रियाशील होता है।